जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में दोस्तों मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, शिक्षक भर्ती को टारगेट करते हुए, तो आज का हमारा ये वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान जो सेकंड पेपर है उस पर फोकस करने वाले हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों और भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान से संबंधित दोस्तों विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ नीचे आंसर में दोस्तों आप अपना आंसर जरूर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और यह क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में जो है पूछा जा चुका है सीजीटीईटी के पेपर में। ठीक है, जो पेपर 2 है सोशल साइंस का, उसमें प्रश्न है बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किसने रद्द किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा है दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो आप सभी को पता है प्रश्न पूछा जा चुका है कि बंगाल विभाजन किनके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया है, लेकिन उस विभाजन को रद्द करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था दोस्तों? आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है प्रत्येक जो संडे है उस दिन शासकीय अवकाश घोषित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? तो चिश्ती, कादरी, सुहारावर्दी या फिरदौसी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चिश्ती। तो चिश्ती संप्रदाय जो है दोस्तों इनका सिलसिला सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तकनीक एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, यह एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टिकोण से देखेगा? प्रश्न आप समझ लीजिए, एक तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी है जो एक संस्था में तो पूरी तरीके से सफल कारगर हो रहा है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी दूसरी संस्था में क्या है? असफल हो रहा है। तो इसमें अगर कोई समाजशास्त्र है तो वो किस दृष्टिकोण से उसे देखेगा? ठीक है, तो ऑप्शन हमको देख लेते हैं यहाँ पास। तो वो है अपर्याप्त तकनीक, प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, संगठन की राजनीति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगठन की राजनीति। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक जगह संगठन में अपर्याप्तता हुई होगी जिस कारण असफल हुआ होगा, है ना। पहली जगह जो है संगठन अच्छा रहा होगा इसलिए उसने सफल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? मतलब दिन ए इलाही किस जो है धर्म से संबंधित है? इस्लाम तथा हिंदू, इस्लाम तथा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तथा सिख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिन ए इलाही आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये एक क्या है सभा होती थी दिन ए इलाही। तो इसमें जो है मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो इसमें इस्लाम और हिंदुओं को जो है मुख्य तौर पर इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के चलते हैं, है ना, उसमें कौन से पशु रेखांकित किया गया है? हाथी, शेर, यूनिकॉर्न या फिर घोड़ा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिकॉर्न। ठीक है, तो मोहनजोदारो आपने जो मूवी देखा होगा दोस्तों तो उसमें कॉइन के बारे में डिटेल बताया है, तो उसमें यूनिकॉर्न का जो है एक सींग वाला है ना, तो आप देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? आदि ग्रंथ, बीजक, पदावली या फिर सूरसागर। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीजक। बीजक जो है दोस्तों कबीर के द्वारा रचना की गई है। तो सूरसागर किसका है कमेंट करके बताइए मुझे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सूरसागर किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर नाम से किसे जाना जाता है? अकबर को, औरंगजेब को, बहादुर शाह द्वितीय को या फिर हुमायूं को? तो करेक्ट आंसर इसके लिए जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। तो औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यूनानी शासक कौन था दोस्तों? जो है ना, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए जो राजा आया था उसका जो सेनापति था वही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया, मतलब उसके बेटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन देख लेते हैं हेरोडोटस,
सेलुकस निकेटर या फिर मेड्रोडस या फिर अलेक्जेंडर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सेलुकस निकेटर। ठीक है, तो इन्हीं के जो पुत्री थी उनसे क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। दरअसल उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो ऐसे ये सिंधु नदी है, ऊपर से आया था सिकंदर के उसका जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, ये भी साथ में आया हुआ था। इधर था दोस्तों पोरस, और है ना, ये पोरस था, और साथ ही साथ इधर घनानंद का जो साम्राज्य था उस समय, यहाँ पास चंद्रगुप्त मौर्य भी था। धीरे धीरे दोस्तों पोरस से इन्होंने लड़ाई की। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पास ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ के वापस जब जा रहा था उस समय जो है यहाँ पास पूरी तरीके से घनानंद का शासन था। घनानंद के शासन के समय दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे, उसी समय जो है दोस्तों जब जो सिकंदर है जब वो वापस जा रहा था तो उसी समय जाते जाते वापसी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो उसका जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, उन्होंने फिर से दोस्तों वापस आया और उन्होंने कहीं ना कहीं आक्रमण करने की सोची, लेकिन आक्रमण नहीं कर पाया। और ना ही तो दोस्तों उस पर घनानंद मतलब जो जो चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने युद्ध करना चाहा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया और वो हार गया। और हारने के पश्चात दोस्तों सेलुकस निकेटर की जो बेटी थी हेलिना के साथ जो है उन्होंने विवाह संबंध बना लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसे दोस्तों अपना वैवाहिक संबंध से अपने कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके स्टोरी के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृहद रूप में प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? प्रश्न एक बार समझ लीजिए। एक वृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत, उसमें प्रतिपादन में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सही प्रकृति ना होना, विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स की अपर्याप्तता, अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति से कारण क्या होता है, किसी भी प्रतिपादन में हमें कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न बता रहा हूँ सभी के सभी 2017 के ही क्वेश्चन हैं, ये पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता के प्रमुख सामाजिक जो दुष्परिणाम है वो कौन सा है? तो सामाजिकता में जो निर्धनता है उसका प्रमुख दुष्परिणाम क्या हो सकता है? अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, उपरोक्त सभी। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, इसके लिए करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धनता से अभिप्राय है अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप कौन से दुष्परिणाम की ओर जाएंगे? आप अपराध करेंगे या फिर बाल अपराध करेंगे? ठीक है ना, तो आप अपराध भी कर सकेंगे। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो अपराध करेंगे, अगर 18 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है तो आप बाल अपराध में गिने जाओगे, लेकिन करोगे अपराध, है ना, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया। ऐसी स्थिति भी हो सकती है आप भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगना भी स्टार्ट कर सकेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, भिक्षावृत्ति आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे से मांगते रहो, है ना। ऐसी स्थिति जब आप सिचुएशन संभाल नहीं पाओगे तो सुसाइड वाला, आत्महत्या वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, जैसे अभी कंडीशन चल रहा है हड़ताल का। ठीक है, तो जहाँ पास सभी शिक्षक जो है हड़ताल पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन पर, तो साला के समस्त अध्यापक जो हैं हड़ताल पर हैं। साला के प्राचार्य क्या उस समय क्या करेगा? ऑप्शन ए शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेगा। ऑप्शन नंबर बी ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेगा जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय को संबंधित हो। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों से कहें कि प्रशासन के समक्ष शिक्षकों के पक्ष में धरना करें। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्य एकत्रित करने हेतु प्रेरित करें। तो इसके लिए आप आंसर जरूर बता पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो ऐसा ग्रुप आप बनाइए जिसमें सभी ग्रुप में होशियार बच्चा भी शामिल हो और थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा भी उसमें शामिल हो, और साथ ही साथ सभी में सीनियर स्टूडेंट भी शामिल हो और जूनियर स्टूडेंट भी उसमें शामिल हो, ताकि इस तरीके से एक ही प्रिंसिपल अर्थात एक ही प्रधान अध्यापक, एक ही प्राचार्य जो है सारे कक्षाओं को संभाल सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न पूछा जाता है जो गुप्त है गुप्त शासन उसकी स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा श्रीगुप्त के द्वारा जो है दोस्तों
गुप्त वंश की स्थापना की गई है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके द्वारा जो है वास्तविक संस्थापक उनको माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भाधारण से लेकर के शव दहन तक के संस्कार निहित है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा वैदिक साहित्य है जिसमें गर्भधारण से लेकर के शव मतलब अंतिम संस्कार तक की जो है बातें निहित है। उपनिषद में, गृह सूत्र में, सौत्र सूत्र में या फिर धर्म सूत्र में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट भी हो सके, तो आप इसको याद रखिए। तो ये जो गर्भधारण से लेकर के शवदाह तक की जो संस्कार हैं वो बताया गया है दोस्तों आपका गृह सूत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा सिलसिला है ना, चिश्ती वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऋषि सिलसिला जो है उसका अस्तित्व कहाँ है, बंगाल में, ढक्कन में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इसका आंसर जो है दोस्तों आप जरूर बताइए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया है। ठीक है, मतलब मगध का प्रियदर्शी राजा इसका विरुद्ध मतलब ये अंकित किया है। तो कौशाम्बी का शिलालेख, मशक्की का किस शिलालेख, सारनाथ का स्तंभलेख या फिर भब्रू शिलालेख। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मशक्की का शिलालेख है, उसमें अशोक के द्वारा मगध का प्रियदर्शी राजा ये जो शब्द है उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, अपना आंसर जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। और दोस्तों कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। और जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल दोस्तों टेस्ट सीरीज अभी भी अवेलेबल है। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए, कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए, दोनों सब्जेक्ट साइंस मैथ्स वालों के लिए और सामाजिक विज्ञान, इन सभी के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस पर, मात्र 99 रुपये में। अगर दोनों परचेस करते हो तो 198 में आपको जो है दोनों पेपर मिल जाएगा। तो बहुत ही बेनिफिट है, बहुत इस समय आपको पेपर निकालना ही है, तो बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।